नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजेश यादव आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व परीक्षाओं के पेपर हल करके आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और साथ ही अपने जो परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति होती है उसके बारे में आप परिचित हो सकते हैं। इसलिए हम लेकर आ रहे हैं पिछले सालों के प्रश्न पत्र, वो भी हल सहित, उनको सॉल्यूशंस के साथ। और इसी क्रम में आज मैं उपस्थित हूँ आपके साथ 2019 का मैट का पेपर लेकर। उसको हम हल करेंगे और उससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और उसको धार भी दे सकते हैं, पैनापन भी दे सकते हैं। ये विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सकें। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट्स भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। NMMS परीक्षा 2019 का जो प्रश्न पत्र है उसका पहला भाग मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें पहला जो प्रश्न है उसके लिए निर्देश दिया हुआ है 1 से 3 के लिए कि प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। ये पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है, वह संख्या है। पहला प्रश्न है कि 10, उसके बाद 100, उसके बाद 200 और खालिस्तान और उसके बाद 430। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 10 के बाद 100 है, उसमें 90 का अंतर है, उसके बाद 100 और 200 में 100 का अंतर है, तो 10-10 बढ़ाते हुए आगे 110 का अंतर आएगा और 200 में 110 ऐड किया तो हमारा उत्तर होगा 310। दूसरा प्रश्न है 3, 7, 16, 35। अगला क्या आएगा? तो 3 को 2 से गुणा किया और 1 ऐड किया, 7 को 2 से गुणा किया, 2 ऐड कर दिया, 3 दूनी 6, 1 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 दूनी 32 और 3 35, 5 दूनी 70 और 4 74। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में 11, 13, 17, 19, खालिस्तान और 29। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और ऑप्शन हमारे पास है उसमें एकमात्र अभाज्य संख्या हमारे पास 23, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 से 6 के लिए निर्देश दिए गए हैं कि इन प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई हैं जिनमें एक पद अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध पद को हमें छांटना है और विकल्पों में से एक वो हमें बताना है। तो चौथा जो प्रश्न है वो चौथा प्रश्न 32, 39, 45, 52 और 54, इसमें भी एक श्रेणी है, सीरीज है, वो सीरीज हमें पकड़नी है और उत्तर हमें छांटना है। इसमें 52 गलत है, 52 की जगह यदि 50 करेंगे तो ऑप्शन हमारा सही आएगा। अब किस तरह से है यदि ये भी चर्चा करें तो आइए देखते हैं। पहली वाली संख्या है 32, उसमें यदि हम 7 जोड़ते हैं तो 39 आते हैं। 7 के बाद पहले संख्या आती है 6, यानी एक घटाते चलेंगे, 39 में 6 जोड़ेंगे तो 45, 45 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 50 आएगा यहाँ पे, और 50 में यदि 4 जोड़ेंगे तो आएगा 54। तो इसलिए 52 है वो अशुद्ध है, इसकी जगह 50 आता तो सही होता। अगला 5वां प्रश्न है कि 3, 7, 9, 28, 27, 84, 81, 448। इसमें 3 है, 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितने होते हैं? ठीक है, 27 तिया 81। चलिए आगे, अब 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28 और 28 चौका 28 चौका कितने होते हैं? गिन सकते हैं आप, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112 होते हैं। तो इसलिए गलत यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा है 84। तीसरा उत्तर सही है।
छठा प्रश्न हम देखते हैं। छठा 10, 15, 26, 35, 48, 63 और 82। इसका आंसर है 26। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 से 10, प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह हैं। एक समूह है वो शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है। इस भिन्न समूह को ढूंढिए। अब भिन्न समूह किस प्रकार से है वो हमें देखना है। ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। P, उसके बाद Q, Q के बाद R और फिर S। ये सीरीज है। सबसे पहले पहला अक्षर, उसके बाद लास्ट वाला। ठीक है। J, K के बाद L और M। ठीक है। S T U, V के बाद W, X Y और इसमें C के बाद F है। तो इसका मतलब ओड ये हो गया अलग, ये हो गया 2 नंबर वाला। ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा इसमें 2 नंबर। अगला देखते हैं प्रश्न। 8वां जो प्रश्न है हमारा, उसमें संख्याएं दी गई हैं 81, 100, 125 और 144। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144, लेकिन 125 है वो किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा 125। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है वो 9वां प्रश्न है हमारा। वो हमारा है ABCD से, यानी अल्फ़ाबेट से। A B Z Y। ठीक है। A B तीसरा अक्षर। ठीक है। A B C D तीसरा अक्षर, E F तीसरा अक्षर, H G तीसरा, पहले से तीसरा, यानी पहला और तीसरा कंटिन्यू है। अब दूसरा और चौथा, दूसरे और चौथे में देखो Y Z उल्टी साइड। ठीक है। W X उल्टी साइड, U V उल्टी साइड, लेकिन T S ये उल्टी साइड नहीं होकर सीधी साइड हो गया, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा 4 नंबर। चार नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है 10वां, देख सकते हैं। कुर्सी, स्टूल, मेज, फर्नीचर। कुर्सी, मेज और स्टूल सभी फर्नीचर्स के नेम हैं और फर्नीचर इनसे अलग हो गया। 11 से 13 में निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। सही पद के क्रम को उत्तर पत्रक में दर्शाएं। यानी इसके बाद क्या आएगा। 11वें का आंसर होगा 4 नंबर HNL। ठीक है। 12वां जो है, 12वें का आंसर शायद समझ गए होंगे आप किस तरह से आएंगे। W होगा। ठीक है। यहां क्या आएगा, W आएगा। इस प्रश्न में क्या है कि F और F के बाद क्या आता है, G आता है। उस G के जगह G 7वें नंबर पर आता है। वर्णमाला में क्रम देखें तो 7वें नंबर पर आता है। G की जगह 7 लिख दिया, H। ठीक है। फिर L, M का 13 लिख दिया, N। फिर P के बाद Q आता है। Q आता है 17 नंबर पर, उसका 17 लिख दिया। और U के बाद V आता है 22 नंबर पर, 22 लिख दिया। ठीक है। और 22 के बाद U के बाद V के बाद W, तो W इसका आंसर हो गया। 13वां जो प्रश्न है, 13वां प्रश्न का आंसर होगा चौथा। ठीक है। ये भी इसी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से
चौथा आंसर है वो गलत है। आप देख लें, यदि नहीं आए समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं इसका क्या होगा, मैं आपको डिटेल से बता दूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल से करेंगे तो आप एक बार देखते जाएं। चलिए अगला 14 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में वृत्त दिए गए हैं, उनके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न के वृत्त के अंदर एक चिन्ह दिया गया, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प हमें चुनना है। तो क्या है तो वो हमें देखना है। 14वां जो प्रश्न है ऑप्शंस हैं 6, 8, 12 और 13 और इसका उत्तर हमारा होगा 8। चलिए अगला देखते हैं 15वां प्रश्न। इसमें जो चौथा है पॉइंट्स में है और पॉइंट्स इनके जो बाहर संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को जोड़ लें और उसमें 10 का भाग दे दें, जो संख्या आएगी वो इसका आंसर होगा। तो इन सब का टोटल है कुल मिला के 9, 7, 11 और 12 का 39 होता है और 10 का भाग देने पर 3.9, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। 16वां प्रश्न है उसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाँ बाहर का जोड़ किया, बाहर की सभी संख्याओं को जोड़ करके उसका वर्ग करना है। ठीक है, तो इसका जो जोड़ है वो आप कर लें, 14 होगा और 14 का वर्ग होता है 196। अगला प्रश्न है 17वां, 17 से 19। निम्नांकित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रेणियों में कुछ अक्षर गायब है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही क्रम का विकल्प चुनिए। इनमें एक पैटर्न बनता है, जैसे संख्याओं में पैटर्न बनता है उसी तरह पैटर्न बनता है, जैसे ए बी 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 सी सी इस तरह से पैटर्न बनता है, या ए बी 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 ए बी सी सी इस तरह जो भी है। तो इसको हमें पकड़ना है और सबसे आसान तरीका है कि हम इसमें इसको लिख लें नीचे रफ कार्य में और उसके नीचे इन अक्षर को लिख के पढ़ के देखें, एक बार पैटर्न हमारे समझ में आ जाएगा तुरंत। तो चलिए अब मैं उत्तर बता देता हूँ इनके फटाफट। 17वां प्रश्न है इसका दूसरा आंसर होगा। 18वां प्रश्न है इसका पहला उत्तर सही होगा और 19वां है इसका भी पहला उत्तर सही होगा। आप एक बार देख लें और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। 20 से 22 में वर्ग के 9 खंडों में से एक एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्या लिखी गई है जो किसी विशेष नियम का पालन करती है। उस नियम को ज्ञात करके और प्रश्नवाचक के लिए उचित विकल्प चुनना है। 20वां प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देखें कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो अंतर 3 3 का है। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 5 और 3 8, 8 और 3 8 और 3 कितने 11। ठीक है, और बाएं से दाएं चलते हैं तो 4 का अंतर, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 4 और 4 8 और 4 12, 7 और 4 11, तो इसका उत्तर होगा 11। अगला 21वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न में नियम यदि हमारे पकड़ में आ गया तो आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 को गुणा करें और उसमें 3 जोड़ दें। ठीक है, 5 और 7 को गुणा करें और उसमें 3 जोड़ दें। इसी तरह 5 और 3 को गुणा करें और 3 जोड़ दें। इस तरह उत्तर होगा हमारा 18। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न है। उसमें 6 और 1 7 प्लस 0, 5 और 2 7 प्लस 2 0 2 और प्लस 4, 4 और 3 7, 7 और 4 4 3 7 और प्लस 4 नहीं प्लस 6 होगा, यहाँ पे 13 आंसर होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 और 24 दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। इसमें समानुपाती का गणित का नियम लगेगा नहीं, मेंटल एबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, 12 से 60 को विभाजित करते हैं तो 5 बार विभाजित होता है, 12 पंजू 60 तो 6 पंजू 30 इसका उत्तर होगा।
इसमें 11, 17, 53, ठीक है, ये विषम संख्याएं हैं। और ऑप्शंस में आप देखें कि सारी विषम संख्याएं हैं और जो सम संख्या एकमात्र है वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ना। अगला जो 64 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वो है दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करो। और वर्ग इसमें हम गिन सकते हैं और टोटल इसमें 25 वर्ग हैं, सभी को गिनेंगे हम। तो चलिए आगे देखते हैं। नीचे दी गई सारणी में स्तंभ 1 और स्तंभ सेकंड में दिए गए स्तंभ फर्स्ट में दिए गए हैं। फर्स्ट में लिखे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के स्तंभ सेकंड में संकेत करके लिखा गया, परंतु ये उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ फर्स्ट में लिखे हैं, यानी सी के लिए डी इस तरह नहीं है। जिस क्रम में स्तंभ फर्स्ट में लिखे उस स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड के साथ गहनता से अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। इन प्रश्नों को उत्तर हमें देने हैं। इसमें एस पूछा गया 26 वाले जो प्रश्न है, 26वां प्रश्न पूछा है कि एस का संकेतांक क्या है, संकेताक्षर क्या है, कोड पूछा है। तो इनमें हम देखेंगे कि एस कहाँ है। एस के वाई यहाँ एस है और एस टी ए आर यहाँ एस है और एस यू एन यहाँ एस है। तीनों में एस है। तो हम इधर देखेंगे तीनों में जो कॉमन है वो कौन सा अक्षर है, टी बी एच बी बी, बी तीनों में कॉमन है। तो हम एक बार अनुमान के तौर पे लिख सकते हैं कि एस डिनोट करता है बी को, यानी एस के लिए क्या आया है, बी आया है, हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं। उसके बाद यू के लिए पूछा गया है, यू देखेंगे, बी हटा दिया, अब यू यहाँ है और यहाँ है क्लाउड में, सन में और क्लाउड में। सन में एस है तो क्लाउड में एस नहीं है, और एन है वो सन में है लेकिन क्लाउड में नहीं है। तो एक जो इनमें कॉमन होगा, बी तो हट गया, डब्ल्यू या डी, तो डी यहाँ भी है और डी यहाँ भी है। तो इससे हमें पता चलता है कि यू है, उसके लिए किस अक्षर का प्रयोग किया गया है, डी का प्रयोग किया गया है। तो दो प्रश्न हमारे हो गए हैं। आगे देखते हैं। ओ यहाँ पर मून में डबल ओ है और क्लाउड में एक ओ है। तो यहाँ जो दो हैं यानी एक्स और यहाँ भी एक्स है, तो ओ के लिए किस अक्षर का प्रयोग हुआ, एक्स। इस तरह हम इन अक्षरों को पकड़ सकते हैं, हमारा आंसर निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है। चौथा जो 29वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया एन, और एन को भी हम देख लेते हैं। सन में देखो बी आ गया हमारा और डी आ गया, तो एन के लिए बचा डब्ल्यू। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एन और कहाँ है, मून में भी है। मून में देखें आप डब्ल्यू है क्या, बिल्कुल है, तो ये डब्ल्यू। तब इन चारों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। 26वां है एस का संकेताक्षर, ये हमारा बी आया, तो पहला आंसर है। यू का संकेताक्षर, यू का डी आया है, डी। ओ का संकेताक्षर एक्स, ओ का संकेताक्षर हो गया एक्स, 3 नंबर आंसर हो गया। और एन का संकेताक्षर क्या हो गया, अभी हमने देखा था एस यू एन, एन इधर भी है, डब्ल्यू, तो एन का संकेताक्षर हो गया डब्ल्यू। ये चौथा आंसर हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 से 32 के लिए है, निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में 4-4 चित्र दिए गए हैं, इनमें से एक चित्र अन्यों से मेल नहीं खाता है, उस चित्र का सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। अब आपको दिखाई दे रहे हैं 4 चित्र दे रखे हैं, इनमें जो त्रिभुज अंदर बना रखा है वृत्त के अंदर, गोले के अंदर, तो वो सेंटर तक है। पहले ऑप्शन में भी सेंटर तक है, दूसरे ऑप्शन में भी सेंटर तक है, और तीसरे ऑप्शन में ये आगे बढ़ाया गया है, तो और चौथे ऑप्शन में सेंटर तक है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, 30वें प्रश्न का 3 नंबर। 31वें प्रश्न में आप देखें, 31 और 32 में विपरीत दिशाओं में है, ये इसका यू बना हुआ है, इसका यू बना हुआ है, इसमें दोनों एक साइड है, ठीक है, यानी
एक दूसरे की तरफ देखते हुए, ये एक दूसरे से विपरीत हो गए, और ये दोनों ही के ही जो इधर झंडा टाइप में बने हुए हैं, ये एक साइड है, इतना विपरीत नहीं है ना, एक साइड है, एक दूसरे की तरफ है, इन विपरीत दिशा होगी, लेकिन इनकी दिशा एक ही है, दोनों एक तरफ देखते हुए हैं, इसलिए ऑड हो गया ये। अगला प्रश्न आप देखें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है ये, ठीक है। बड़ा ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें वर्ग बने हुए हैं, इसमें आयताकार आकृतियां बनी हुई हैं, बस इतना ही अंतर है इसमें। अगला जो प्रश्न है 33 से 34 दो प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में जो ये समानुपात का चिन्ह है, इसके बाईं ओर दी गई दो आकृतियों में कुछ संबंध है, और वही संबंध जो रिलेशन दो आकृतियों में है, इन दो आकृतियों में रिलेशन मिलेगा, वही रिलेशन इनमें मिलेगा, इनमें सॉरी इन दो आकृतियों में जो रिलेशन है वही इनमें मिलेगा। अब यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो इनमें से हमें छांटनी है। अब देखें, ये आकृति है, और ये आकृति आप देख रहे हैं कि इसको यूं पलट देंगे ऊपर की तरफ तो ये पलटी जाएगी, जैसे पन्ना पलटते हैं उस तरह पलट दिया इसको। इसी तरह इसको भी हम पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो लेफ्ट की राइट, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा हमारा आंसर, इसमें 2 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां है, इसमें क्या रिलेशन है भाई दोनों के बीच में? बड़ी त्रिभुज छोटी त्रिभुज, बड़ी आयत छोटी आयत, यानी एक भुजा की बढ़ोतरी होगी। इसमें 3 भुजा थी, इसमें 4 भुजाएं होगी। अब इसमें 4 भुजाएं हैं तो स्वाभाविक है 5 भुजाएं होनी चाहिए, 5 भुजाएं होंगी और साथ में ये त्रिभुज होगा। 5 भुजाएं यहाँ भी है और 1 2 3 4 5 भुजाएं यहाँ भी हैं, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ जो अंदर तीर का निशान दिया हुआ है, ये जो तीर का निशान है ये सिर्फ यहाँ है, और हमारा उत्तर होगा 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी तरह के प्रश्न हैं कुछ पैटर्न वाले ही, कि चित्रों के 2 समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न चित्र तथा दूसरा उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके। चयनित उत्तर चित्र का सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये आकृतियां दी गई हैं, ये पूर्ण आकृति है, इसमें से एक ये वाली भुजा हटाई, अगले है उसमें ये भुजा हटा दी, उससे अगली जो आकृति ये भुजा हटा दी, यानी इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अब कौन सी भुजा हटेगी आपको बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही, ये भुजा हटेगी। और ये सारी भुजाएं हटने के बाद में ये खाली हो जाएगा इधर का पूरा। अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सा है, तो ये आकृति हमारी उत्तर आकृति है, यानी आंसर होगा 1 नंबर। इसी तरह इस प्रश्न में देखें क्या पैटर्न है, 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज है, चतुर्भुज होगी 4 भुजाएं, पंचभुज 5 भुजाएं, षटभुज 6 भुजाएं। अब ऐसी कौन सी आकृति जिसमें 7 भुजाएं हों? 7 भुजाएं हैं इस आकृति में, आप काउंट कर सकते हैं 7 भुजाओं वाली आकृति, और उत्तर हमारा होगा 4 नंबर। सैंतीसवां प्रश्न है, वो एक निश्चित पैटर्न में बदल रहा है उसी तरह से, और ये जो आकृतियां बदल रही हैं इसके हिसाब से क्रम से चलेंगे तो चौथा नंबर का आंसर होगा। आप देख लें, पहले में नीचे वाली भुजा इधर बदल गई ये वाली, उसके बाद ये यूं क्यों रही, और अगली जो आकृति है इसमें ये भुजा इधर बदल गई, ठीक है, बदली हुई रहेगी। अब अगली जो आकृति है उसमें ये पहली बदली थी वो भी यूं ही है, दूसरी बदली, अगली तीसरी वाली ये वाली है वो इधर बदल गई,
चौथी वाली जो आकृति होगी उसमें निश्चित रूप से आंसर हमारा होगा बिल्कुल, जो ये स्वस्तिक है उल्टा हो चुका है, सारे एक इधर एक इधर एक इधर बदला, यहाँ चूंकि मिल गया था, अब ये जो वापस इधर मुड़ेगी तो अब कोई मिली हुई नहीं होगी और हमारा उत्तर होगा 2 नंबर। 4 नंबर नहीं बल्कि क्या होगा, 2 नंबर होगा। इस तरह बदलती जाएंगी भुजाएं और स्वस्तिक है वो बिल्कुल उल्टा बन जाएगा। सीधा स्वस्तिक ये बना हुआ था। अब पहली जो आकृति थी उसमें ये इधर बदल गई, एक बदली। फिर दूसरी आकृति थी उसमें दूसरी आकृति में ये पहली तो बदली गई थी और दूसरी यूं बदल गई। ठीक है, अब ये बदल गई, यूं हो गई, और तीसरी आकृति जो बदली उसमें यूं बदल गई। अब चौथी जो आकृति बनेगी वो एक तो उल्टा हो ही चुका है और दूसरा भी उल्टा हो चुका है, ये उल्टा स्वस्तिक बन जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 2 नंबर। 38 से 39 में है, पासों के दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनिए। अंक 4 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या है? अब ये स्वाभाविक, अभी 4 यहाँ है और 4 के साथ हमें दिखाई दे रहे 2 और 3, तो इसके विपरीत तो 2 और 3 नहीं हो सकते हैं। 4 के साथ दिखाई दे रहे 6 और 5, तो 6 और 5 भी नहीं हो सकते 4 के विपरीत। तो 5 अंक हो गए, बच गया कौन सा? एक, जो 4 के विपरीत हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। उसी हिसाब से 6 के विपरीत पृष्ठ पर 1 और 3 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और 6 के विपरीत पृष्ठ पर 3 तो आएगा, 5 भी नहीं हो सकता है। अब बच गए हमारे पास 4 और 2। अब 4 और 2 में युद्ध होगा कि भाई कौन नहीं हो सकता है, कौन हो सकता है। अब आप देखें, 4 के बगल में 5 है। ठीक है, 4 के बगल में 5 है, 5 है वो 6 के बगल में है। ठीक है, तो इस 4 को हम 5 को, ये 6 और 3, 6 और 3 को इस तरह घुमाया, ये देखें इस पासे में स्थिति, तो इधर 1 आया, तो और इधर 4 और 5, 4 और 5 के इधर 2 आ गया, 4 और 5 के इधर 2 आ गया, तो यहाँ 2 के इधर 6 हो सकता है, 2 के इधर 6 हो सकता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति देखें, 3 के साइड वाली भुजा में 4 है, तो 3 के साइड भुजा में 4 है, तो या तो इधर 4 होगा या इधर 4 होगा। 3 के 2 साइड है, या तो इधर 4 होगा या इधर 4 होगा। अब चूंकि 5 के विपरीत 4 नहीं है, 5 के विपरीत तो 4 नहीं स्पष्ट दिख रहा है हमें, तो 5 के साइड में 4 है, 5 के साइड या तो इधर जाएगा इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, 3 के विपरीत होगा, तो हमारा जो 4 है वो 6 के विपरीत है यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे 4 होगा, कि 6 के विपरीत प्रश्न पर कौन सी संख्या होगी? 4 होगी। दर्पण के प्रश्न आ गए हैं 40-41। निम्नांकित प्रश्नों में पद, अक्षर, शब्द या संख्या चित्र जो भी है उनके प्रतिबिंब दर्पण में दृष्टांकन करना है। दर्पण की स्थिति दी गई, दर्पण कहाँ है, और दिए गए विकल्पों में सही प्रतिबिंब चुनिए। क्या प्रतिबिंब बनेगा? ये आकृति है, और अब जैसा कि देख पाएंगे, ये जो आकृति है दर्पण में बिल्कुल उल्टी बनती है। दर्पण की आकृतियाँ बिल्कुल उल्टी बनती है, और इसका जो आकृति बनेगी वो बनेगी 3 नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। अक्षर दिए गए हैं, और अक्षरों में इनकी जो आकृति है वो 2 नंबर लगभग मिलती जुलती है।
बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल लगभग मिलती जुलती दूसरी आकृति है। आगे बढ़ते हैं। घड़ी के प्रश्न हैं। ठीक 6 बजे घड़ी की मिनट सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। ये मान लो हमारी घड़ी है, 12 और 6, 3 9 12 और ये इधर 6 बजेंगे तो ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। आप देख सकते हैं एक सरल रेखा बनाते हैं, और सरल रेखा जो कि 180 डिग्री का कोण होता है। तो बिल्कुल सरल सवाल है। आगे चलते हैं। अरुण 30 मीटर उत्तर को जाता है। चलिए हम ऊपर की तरफ उत्तर दिशा मानते हैं। अरुण 30 मीटर उत्तर को जाता है, ये गया 30 मीटर, और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिनी ओर मुड़ा और चला 40 मीटर। वहाँ से पुनः दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला, फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़ गया और चला 40 मीटर। अब वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी मीटर की दूरी पर, आप देख सकते हैं। अब 20 मीटर ये चला इधर, तो 20 मीटर ये घटा दो इसमें से, कितना आया, ये उत्तर आया 10 मीटर। 2 नंबर आंसर इसका सही होगा। निम्नांकित श्रेणी में कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 8 हैं। अब ऐसे कितने 6 हैं जो जिनके पहले 8 है, वो देख लेते हैं एक बार। 1 2 3, ये है 3 है हमारे पास। ठीक पहले 8 है, परंतु ठीक बाद में 3 नहीं है। ये और देखना दूसरी शर्त, और ये हट गया बाद में 3 है, और ये हट गया बाद में 3 है। तो ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 8 है। ठीक पहले 8 बिल्कुल है, परंतु ठीक बाद में 3 नहीं है। ठीक बाद में 3 नहीं है, बाद में है ना। 6 के बाद यहाँ 3 है, 6 यहाँ है, 1 8 के बाद, 1 8 के बाद यहाँ है 6, 1 8 के बाद यहाँ 6 है, बस इतना ही है। परंतु ठीक बाद में 3 है नहीं है ना। है तो एक यहाँ है, देखें यहाँ नहीं है, और एक यहाँ है। ठीक है, उल्टा पड़ गया था, और यही हमें परीक्षा में प्रश्न पढ़ते समय ध्यान देना है। अगर थोड़ा सा उल्टा पड़ा और यहाँ मान लो एक आंसर होता, तो हमारा एक आंसर आ जाता और हमारा गलत हो जाता। तो इसका उत्तर होगा 2 ऐसे 6 हैं जिनके पहले 8 है और बाद में 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कन्फ्यूजन ऐसे प्रश्नों में अक्सर होता रहता है, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने का अभ्यास हम इस प्रश्न पत्रों को हल करके कर सकते हैं, ताकि इस तरह के कन्फ्यूजन हमारे नहीं हो। ये कैलेंडर का प्रश्न है, और प्रश्न है कि दिनांक 3 नवंबर को, सप्ताह का सोमवार है, कोई साल नहीं कुछ नहीं, 3 नवंबर है भाई, सप्ताह का सोमवार है, और यह वर्ष लीप वर्ष है। 3 वर्ष बाद उसी दिनांक को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 3 साल बाद। अब देखें, इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से किया जा सकता है। देखने में तो ऐसा लगता है भाई हम कैसे करेंगे, कौन सा सोमवार है, कौन सा शनिवार है, क्या पता हमें, कौन सा नवंबर है। लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब होता है कि ऐसा वर्ष, जैसे हम बात करें 2020 की, जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर की क्या पहचान होती है, उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। अब यदि लीप ईयर नहीं है, ठीक है, मान लो 2020 के 3 नवंबर की बात ये कर रहा है, ठीक है, अपन मान लेते हैं एक बार 2020 का 3 नवंबर है, तो 3 साल बाद, 1 साल 21, 2 साल 22 और 3 साल बाद 2023 का जो 3 नवंबर, उसका वार पूछ रहा है,
3 नवंबर का 2023 का वार पूछ रहा है। अब इसको मान लो सोमवार था, मान लिया हमने। अब चूंकि ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, अब पहचान क्या होगी? एक जो लीप ईयर नहीं होता है उसमें क्या होता है कि 1 जनवरी को, ये ध्यान रखने की बात है, 1 जनवरी को जो वार होगा वही वार 31 दिसंबर को होगा। समझ में आ गया? यानी किसी भी साल का 1 जनवरी को, मान लो सोमवार है, 1 जनवरी 2021 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी वही 2021 को वही सोमवार आएगा। ठीक है। अब अगली 1 जनवरी 2022 की क्या होगी? वो मंगलवार हो जाएगी, मंगलवार होगी। ठीक है। यानी एक साल बढ़ी, एक दिन आगे। लेकिन लीप ईयर में यही चीज एक दिन और बढ़ जाएगी, जो 29 फरवरी आती है उसका एक दिन और बढ़ा दें। यानी हम देखें कि 1 जनवरी 2020 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2021 को सोमवार नहीं होगा, बल्कि क्या ना, मंगलवार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है। अब देखें कि इसने क्या कहा है, 3 नवंबर को सप्ताह का सोमवार है, तो अगला जो 3 नवंबर आएगा, 3 नवंबर 2021 का, उसको एक दिन आगे हो जाएगा, मंगल। 22 को बुध और 23 को गुरु। तो जो हमसे पूछा गया 3 नवंबर 3 साल बाद, तो वो क्या होगा? वो गुरुवार होगा, यानी थर्सडे होगा। बस इतना ही है। बिल्कुल आसान प्रश्न। ये थे हमारे मेंटल एबिलिटी के 45 सवाल। अब हिंदी के सवाल शुरू होते हैं। हिंदी के जो 25 सवाल हैं वो हम देखेंगे। अब अभयारण्य शब्द का संधि विच्छेद है। अभयारण्य का संधि विच्छेद सही होगा अभय अरण्य, 3 नंबर। रात दिन मेहनत करने वाले व्यक्ति ही सफल होता है। वाक्य में रेखांकित पद में समास का प्रकार है रात दिन, इसमें द्वंद्व समास है। रात और दिन, इसमें समास विग्रह होता है। बेटा का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, यानी पुत्र भी बेटा होता है, सुत भी बेटा होता है, तनय भी बेटा होता है, तो नहीं है, वो अनुज है, 3 नंबर आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें स उपसर्ग नहीं है? स उपसर्ग किसमें नहीं है? सजल। पीछे वाला शब्द अलग करके देखो, से पता लग जाएगा। पूत सपूत, जग सजग, सत्कार, कार सत, तो सत्कार ये आंसर होगा। इसमें सत उपसर्ग, सत स नहीं है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बनी विशाल, पंक्ति में अलंकार है। अलंकार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द नहीं है, इसका मतलब 3 अशुद्ध हैं। ये नहीं का विशेष ध्यान रखना हमें, जहाँ नहीं आ गया वहाँ कन्फ्यूज वाला होता है। अशुद्ध शब्द नहीं है, 3 शब्द अशुद्ध हैं और 1 शब्द अशुद्ध नहीं है। उज्ज्वल, दोनों जय आधे आते हैं इसलिए अशुद्ध है। आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद नहीं है, वाक्य ऊपर रह आता है। दवाइयाँ ई बड़ी आती है, और हमारा जो आंसर है वो अंत्येष्टि जो शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। जो नीति का ज्ञाता हो उसको कहते हैं नीतिज्ञ, 2 नंबर आंसर है। आगे बढ़े तो अगला जो प्रश्न है वो हमारा है मुहावरे का अर्थ। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मतलब कोई गुस्से में आता है उसको कहते हैं लाल पीला होना, तो गुस्सा होना। उसने घर का सारा कार्य संभाल लिया, रेखांकित पद में कारक है का, तो आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध पाके की अधिकरण में पर, तो का है वो संबंध का है। मझधार शब्द का अर्थ है मझधार, प्रवाह के बीच में। मझधार का अर्थ होता है प्रवाह के बीच में। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्ण का कान है। लव और कुश को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान दिया था।
किसने दिया था, बताइए आप। महर्षि वाल्मीकि ने। रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? एक तरह से जीके का प्रश्न भी हो सकता है, हिंदी की किताब में प्रश्न आया था इसलिए हिंदी का है ना। रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। राजा हमीर की पुण्य धरा है, राजा हमीर की पुण्य धरा रणथंभौर है। सीता वास्तव में मीठा गाती है, वाक्य में रेखांकित पद है मीठा, क्या है, विशेषण है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? आप देखें, गाना है वो गाना क्रिया की विशेषता बता रही मीठा, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण है। आगे बढ़े, निम्नलिखित गद्यावतरण को पढ़कर प्रश्न संख्या 61 से 65 तक के उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। यहाँ का रास्ता बहुत ही सकरा था। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल वहाँ आया और उसने बिना कहे सुने नियत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चंद्रशेखर की आयु थी, अब इसमें बिल्कुल स्पष्ट आया हुआ है, 10-11 वर्ष के थे, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 10-11 वर्ष, 4 नंबर उत्तर उसका हो जाएगा। अब यहाँ का रास्ता बहुत ही आया था भी सकरा। जलियांवाला बाग था, एक खेत था, एक मैदान था, एक विद्यालय था, एक किला था, तो क्या था, एक मैदान था, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ में देखते हैं कहाँ है, जलियांवाला बाग मैदान था ये, ठीक है, इसमें आया था अभी। सारे भारत में क्या दौड़ गई, लहर दौड़ गई, किसकी, क्रोध की। गोलियां चलवाना शुरू कर दिया, रेखांकित पद का समानार्थी नहीं है शुरू का अर्थ होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, चालू करना, और ये है, ये इसका समानार्थी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 4 नंबर। 66 से 70 तक जो प्रश्न है वो है कि पद्यांश को पढ़कर, अभी गद्यांश को पढ़कर उत्तर दिए थे, अब हमें पद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन, दशरथ शपथ सब साचि कहो, बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसी दास, नाथ कृपालु पारु उतारी हो। अब पहला प्रश्न, बिल्कुल उक्त पद के रचयिता हैं या नाम आया है, तुलसीदास। कमल की उपमा दी गई है, कमल किसकी उपमा दी गई है, कमल कहाँ आया, पद कमल, बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये पद कमल, तो कमल की उपमा किसको दी गई है, पैरों को दी गई है, पद का अर्थ होता है पैर। कवि ने कृपाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है, कृपाल शब्द का प्रयोग, वापस पैराग्राफ को देखते हैं, ठीक है, कृपाल, कृपालु ये है ना, कृपालु, नाथ कृपालु किसके लिए, तब लगिन तुलसीदास, नाथ कृपालु पार उतारो, हे नाथ कृपालु आपको पार नहीं उतारूंगा मैं तब तक, जब तक आपके पैर नहीं धो लूँगा। तो ये जो कृपालु शब्द का प्रयोग किया गया है वो श्री राम के लिए किया गया है। लखन का तत्सम शब्द है, लखन का तत्सम शब्द, लखन किसके लिए आया है, लक्ष्मण के लिए आया है। पद्यांश में किसकी सौगंध की बात बताई गई है, सौगंध किसकी बात बताई गई है, वापस पद्यांश को देखते हैं। दशरथ शपथ, शपथ का अर्थ होता है सौगंध, तो किसकी, दशरथ की सौगंध, ये दशरथ की सौगंध,
तो हम गद्यांश और पद्यांश में आराम से प्रश्नों के उत्तर छांट सकते हैं। चलिए अब जो प्रश्न है लास्ट के 20 प्रश्न हैं वो इंग्लिश के प्रश्न हैं। इंग्लिश का रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, अब एक बार इसको रीड करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को देने की कोशिश करते हैं। एवरी इवनिंग द एनिमल्स ऑफ द विलेज ऑरेंज सिटी यूज्ड टू सिट अंडर द banyan tree. One day, Koko, the rabbit, was feeling bored. He said, "Let's run a race." "Who will run a race with you?" "No one can run faster than you," said Bhalu, the bear, eating a mango. Choo Choo, the rat, shouted, "No, he's not the fastest runner. I can run faster than him." Everyone laughed at him. Then it was decided to have a race between Koko and Choo Choo. The starting point was the peepal tree and the finishing point was the neem tree. Cuckoo the cock crowed to start the race. As soon as Koko started running, Choo Choo jumped onto his back. After running half the distance, Koko looked back, but Choo Choo was nowhere to be seen. He must be far behind, thought Koko, and he smiled to himself when he was near the finishing point. Choo Choo jumped over Koko's shoulder. He touched the neem tree first. He shouted, "I have won the race." Everyone cheered for Choo Choo. In the passage, Koko refers to the name of किसका है? एक गेम का है, प्लेस का है, बर्ड का, एनिमल है। अभी हम पढ़ के आए हैं तो जो खोखो था वो कौन था? एक रैबिट था, एनिमल था। विच ट्री इज नॉट मैंशनड इन द पैसेज। अब पैसेज में कौन सा ट्री नहीं आया? देखो, बेनियान ट्री सबसे पहले आया, पीपल ट्री से रेस शुरू हुई, नीम ट्री पे खत्म हुई, तो मैंगो ट्री नहीं आया। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। Who signaled to start the race? रैबिट दौड़ने वाला था, रैट भी दौड़ने वाला था, बियर नहीं था, कॉक था। ठीक है, कॉक नहीं चला। Who touched the neem tree first? अभी कहानी हमने पैराग्राफ पढ़ा तो रैट ने पहले किया। ठीक है, आगे 75 से 76 दो जो क्वेश्चंस हैं वो ब्लैंक स्पेस के हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स फॉर द ब्लैंक स्पेस। आर्टिकल भरने इसमें। आई विल टेल यू टेल ऑफ द एनिमल विच हैज ए टेल। तो उसका आंसर होगा ए। I found only 1 rupee coin in your pocket. I found only a 1 rupee coin. 1 रुपये का एक coin. Choose the correct preposition for the blank space. He put the ladder blank the wall के सामने. To the wall with the in against the wall. Choose the opposite gender for the given word nephew. nephew का नीस होता है, ठीक है, NIECE। ठीक है, स्पेलिंग का भी यहाँ पे है थोड़ा, नीस। वाइफ का हस्बैंड होता है HUSBAND। अभी देखते हैं आगे। husband HUSBAND। वाह, दोनों ही सही हैं, क्या बात है। 3 और 4 दोनों ऑप्शन सही हैं, इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हस्बैंड सेम स्पेलिंग है। अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। जो अंडरलाइन ई और ए को अंडरलाइन किया गया इसमें क्या बोलेंगे देखेंगे।
बीट, स्वीट, लीड, रीड। बीट, लीड, स्वीट, रीड। रीड, स्वीट, बीट, स्वीट, लीड। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इसमें बीट, लीड और रीड तो एक जैसे हैं, स्वीट अलग हो गया। चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर सेल। सेल का अर्थ होता है बेचना, और BUY खरीदना, ये इसका अपोजिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज मिस स्पेल्ड। गलत स्पेलिंग। एंटायर की सही है, मैटियार सही है, क्रियोल सही है, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस की यहाँ गलत स्पेलिंग है। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, इनमें कौन सा सही है? तो मैस्केर, मैस्कर की सही है, बाकी व्हीकल की गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ओकेजन की भी गलत है। इसका अर्थ होता है नरसंहार। ये आपको वोकैबुलरी अपनी तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके ये संहार, नरसंहार, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड थ्राइव। थ्राइव का अर्थ होता है फलना फूलना, फलना फूलना, ठीक है। और इसमें समृद्धि के लिए आया टू प्रोस्पर, ये इसका आंसर होगा। 85 नंबर का जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, द मून एंड द स्टार्स। इनकी जो साइंटिफिक स्टडी उसको क्या कहते हैं? एनेस्थीसिया निश्चेतक होता है, बेहोश करने वाला। एग्रीकल्चर खेती का है, सर्जरी ऑपरेशन का है, तो एस्ट्रोनॉमी इसका आंसर होगा 4 नंबर, एस्ट्रोनॉमी। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड बेबी। बेबी का जो प्लूरल है वो होगा बेबीज। चूज द करेक्ट प्रोनाउंस। वी आर ओनली 2 प्लेयर्स फ्रॉम, वी आर तो आवर कंट्री। अगला जो प्रश्न है 88 नंबर, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें चौथा ऑप्शन है वो सही है, प्लान फॉर ए जर्नी इज ए डिटेल्ड इन इटिनरली। 89th है, द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच हैज एन एरर। इसमें एरर कौन से पार्ट में है? इसमें तीसरा जो पार्ट है 3 नंबर का, या विच एवर, ये गलत है। और अगला जो प्रश्न है आज के इस पेपर का आखिरी प्रश्न हम कहें तो वो है चूज द सेंटेंस विच इज़ नॉट करेक्ट। और इसमें गलत जो सेंटेंस है वो कौन सा है? वो गलत हमारा सेंटेंस है इसमें दूसरे नंबर का, बाकी 3 सही है और दूसरे नंबर का है ये गलत है। दिस इज़ द विलेज वू एवरीवन इज लिटरेट। तो वू विलेज के लिए आया है, जो कि किसी लिविंग पर्सन के लिए आता है, इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने मैट का, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर कर लिया है, और जल्द ही अगला पेपर सेट का जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो पेपर भी हल सहित लेकर मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ उस टेस्ट के लिए। तब तक आप इस पेपर का अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं, ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।